तो चैप्टर 2 में अभी तक आप फंक्शन की डेफिनेशन देख चुके हो, फंक्शन किसे कहते हैं या हम कहें कौन कौन से रिलेशन फंक्शन होते हैं ये आप पहचानने लगे हो। आप डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं फंक्शन की ये भी आप जानते हो। पर्टिकुलर कुछ फंक्शन है उनके ग्राफ कैसे बनाते हैं ये भी आप सीख चुके हो। और फिर इसके बाद आपने देखा था इस चैप्टर में कि एलजेब्रा ऑफ फंक्शन, जैसे प्लस कैसे करते हैं फंक्शन को, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, है ना, डिवाइड कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आप देख चुके हो। तो अब हम कर लेते हैं इस चैप्टर के ऊपर, इन्हीं टॉपिक के ऊपर जो जो क्वेश्चंस हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में उनको। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है वो देख लेते हैं क्या है। द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय दिस, ये एक रिलेशन गिवन है एफ एक्स, और एक जी एक रिलेशन गिवन है इस तरह से। अब इसमें आपको देखकर ये बताना है या शो करना है कि एफ एक फंक्शन है बट जी एक फंक्शन नहीं है। इनमें से ये वाला रिलेशन तो फंक्शन है, ये आपको शो करना है, बट ये वाला रिलेशन फंक्शन नहीं है। और नहीं है तो क्यों नहीं है ये भी आपको रीजन देखना है ना। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक रिलेशन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तब लिया जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर तब लिया जाएगा जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर होंगी या इक्वल होंगी 0 से, या लेस होंगी और इक्वल होंगी 3 से। और 3x लिया जाएगा अगर आप x की वैल्यू पुट कर रहे होंगे क्या, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 10, इस तरह से, है ना। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ एफ एक्स इक्वल्स टू 3x, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लेकर चल रहा हूँ तो आपको पता है वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पुट की जाएंगी, 0 से लेकर 3 तक पुट की जा सकती हैं। 0 भी आएगा और 3 भी आएगा, ठीक है। पुट कर लीजिए, x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो 0 का स्क्वायर आंसर कितना आएगा 0। अच्छा, और पुट क्या कर सकता हूँ मैं, 1 पुट कर सकता हूँ, है ना। तो 1 पुट करने पर यू नो दैट आंसर इज 1। 2 पुट कर सकता हूँ मैं, 2 पुट करने पर आंसर आपको पता है कितना आएगा 4 आ जाएगा। और 3 भी पुट कर सकता हूँ तो 3 पुट करने पर आंसर आ जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9, इस तरह से, है ना। तो ये एक्स स्क्वायर का हो गया। नाउ दूसरा एफ एक्स को लेकर चलना है किसके इक्वल, 3x के इक्वल। कब, जब x की वैल्यू 3 और 10 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। तो x की वैल्यू हम रख लेते हैं 3 रख लेते हैं, तो 3 इंटू 3 9, ओके। ना 4 रख लेते हैं F4, तो 3 इंटू 4 कितना आएगा 12, है ना। इसी तरह से 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आप रख सकते हो। तो मैं चलिए डायरेक्टली लिख लेता हूँ 10, 3 इंटू 10 ये कितना आ रहा होगा 30, इस तरह से चल रहा होगा ये, है ना। अब क्या करना है आपको, ये वैल्यू पुट करने पर ये आंसर आ रहे हैं इसके, है ना। तो आप इनके ऑर्डर पेयर बना सकते हो इस तरह से, है ना। तो बनाओ ऑर्डर पेयर। तो ये जो फंक्शन है इसमें क्या ऑर्डर पेयर आएंगे, सॉरी ये जो रिलेशन है इसमें क्या ऑर्डर पेयर आएंगे। तो आंसर 0 रखने पर 0 आंसर आया, तो 0 0, ठीक है। 1 रखने पर 1 आंसर आया, तो 1 1, इस तरह से। फिर 2 रखने पर 4 आया, तो 2 रखने पर 4 आया। 3 रखने पर 9 आया, है ना। ये सब लिख लिए मैंने ऑर्डर पेयर। अच्छा, अब इसके बाद 3 या 3 से बड़ा नंबर रखने तक ये आंसर आ रहे थे। तो 3 रखने पर 9 आया, तो वो हम लिख चुके हैं। 4 रखने पर 12 आया, और लिख लेता हूँ 4 रखने पर 12 आया। और इसी तरह से हम लिखते गए और नंबर, और क्या आया 10 रखने पर 30 आया, है ना। तो ये इस तरह से रहा होगा, ओके। नाउ ठीक है, ये आ गया फंक्शन। अब आप इस फंक्शन को ध्यान से देखिए, क्या कोई भी एलिमेंट ऐसा है जिसकी एक यूनिक इमेज नहीं है। तो आंसर है कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है यहाँ पर जिसकी एक यूनिक इमेज ना हो। मतलब जैसे 0 का एक यूनिक इमेज है, 1 का एक यूनिक इमेज है, 2 का एक यूनिक इमेज है, 3 का एक यूनिक इमेज है। देखो 3 वाले में जब इसमें रखा था तब भी आंसर 9 आया था, इसमें जब 3 रखा था तब भी आंसर 9 आया, तो यानी कि 3 की एक यूनिक इमेज है। इसी तरह से 4 की एंड सो ऑन 10 की। तो इन सब की जितने भी एलिमेंट हैं
इन सब की एक यूनिक इमेज है, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन गिवन है ये क्या है, एक फंक्शन। देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज एवरी एलिमेंट इन गिवन रिलेशन हैज यूनिक, क्या लिखोगे आप, यूनिक इमेज, देयरफॉर गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन, देयरफॉर एफ इज अ फंक्शन। इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा। तो एफ यहाँ पर एक फंक्शन है ना, बिल्कुल आसान। तो वैल्यू पुट करते जाओ, वैल्यू पुट करने के बाद ये देखो कि एक वैल्यू पर दो आंसर नहीं आने चाहिए। तो जैसे यहाँ पर 3 रखने पर 9 आता और 3 रखने पर यहाँ कुछ और आ जाता, तो हम कहते कि भाई 3 रखने पर 2 आंसर आ रहे हैं, तो हम कहते ये फंक्शन नहीं है। लेकिन हमने देखा कि जितने भी नंबर हैं उन सब का एक ही आंसर आता है, जैसे 3 रखने पर 9 नहीं आता है, 2 रखने पर 4 आता है, तो ये सबकी एक यूनिक इमेज है। अगर यूनिक इमेज है तो यस, ये गिवन रिलेशन क्या है, एक फंक्शन है। इस तरह से आप कर सकते हो। और इसी तरह से हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो सेकंड वाला रिलेशन हमें गिवन है, चेक करना है कि फंक्शन है या नहीं है, बल्कि मुझे शो करना है कि वो फंक्शन नहीं है। तो लिख लेता हूँ मैं, मेरे पास जो फंक्शन है रिलेशन जो है वो है x² टू x² लिया जाएगा ये रिलेशन में जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ पुट करोगे आप, 0 से 2 के बीच में, और 3x लिया जाएगा जब 2 से लेकर x की वैल्यू कहाँ पर पुट करोगे, 10 तक। ठीक है, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये जो रिलेशन है gx, इसको ले लेते हैं x² को। अगर x² लेंगे तो वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं, 0 से लेकर 2 तक। तो 0 पुट करिए आप, 0 का स्क्वायर आपको पता है आंसर 0 आ जाएगा। अच्छा, 1 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। इसके बाद आप 2 पुट कर सकते हैं, तो 2 पुट कर लीजिए, तो ये आंसर आ जाएगा 4, है ना, ये निकल कर आ गया। अब दूसरा वाला gx इक्वल्स टू कितना, 3x, ये काम करेगा कब, जब x की वैल्यू 2 से लेकर 10 तक रखी जाएंगी। तो ठीक है, 2 से स्टार्ट कर लो, 2 रखो यहाँ पर, तो 3 इंटू 2 आंसर कितना आएगा, 6। इसी तरह से 3 रख लो, तो 3 इंटू 3 आंसर कितना आएगा, 9। इसी तरह से चलता जाएगा ये। 10 रखोगे आप, तो 3 इंटू 10, ये आंसर कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, अब हमने देखे इनके आंसर में सारे एलिमेंट एक यूनिक इमेज रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो अगर आप इनका सेट बनाओगे, कहने का मतलब है अगर आप कोई एक फंक्शन बनाते हो इस तरह से g, तो उसमें आप जब ऑर्डर पेयर को लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो आंसर है ये रखने पर ये आंसर आया, तो 0 रखने पर 0 आया, तो इसकी ये एक इमेज है। ठीक है, 1 रखने पर 1 आया, तो 1 रखने पर 1 आया, तो इसकी ये इमेज बन गई। 2 रखने पर 4 आया, तो 2 रखने पर 4 आया, तो 2 की इमेज हो गई 4। फिर हमने देखा कि 2 रखने पर 6 आया, तो 2 रखने पर 6 भी आता है। ठीक है, इसी रिलेशन में 3 रखने पर 9 आता है, और फिर 10 रखने पर 30 आता है, इस तरह से। अब इस रिलेशन को आप देखो ध्यान से, इस रिलेशन में अगर हम देखें तो ये जो एलिमेंट है 2, इसकी एक इमेज तो है 4, और एक इमेज कितनी है, 6, इसकी 2 इमेज हैं। जबकि कोई भी रिलेशन फंक्शन तब होता है जब हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि 2 की एक यूनिक इमेज नहीं है, इसकी 2 इमेज हैं, 2 4 भी और 6 भी। तो यहां पर लिख लेंगे इन गिवन रिलेशन element 2 have 2 images, therefore यूनिक इमेज नहीं है, इसलिए लिख देंगे कि ये जो रिलेशन है g इज नॉट अ फंक्शन,
नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो जब आपने fx का निकाला था, है ना, तो उसमें तो जितने भी एलिमेंट थे उन सब की यूनिक इमेज थी, लेकिन जब आपने g वाला निकाला है तो उसमें देखा कि 2 जो एलिमेंट है उसकी 4 भी इमेज है और 6 भी इमेज है। इसका मतलब 2 की एक यूनिक इमेज नहीं है, तो ये एक फंक्शन नहीं है। तो ये था एक आसान वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें एक फंक्शन गिवन है x², f(x) इसके इक्वल है x² के। तो आप देख लीजिए आपको क्या क्या निकालना है, फाइंड करना है ये क्वांटिटी। तो आपको किस किस की ज़रूरत पड़ेगी? f1.1 की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आप यहाँ पर लिख लीजिए, निकाल कर रख लीजिए f1.1। इस बात का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू क्या पुट कर दी जाए? 1.1। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1.1 पुट कर दो, इसका स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? 1.21। और किसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको? f1 की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ 1 लिख लो, है ना। x की वैल्यू क्या? 1 यहाँ पर पुट कर दो, तो ये 1 आंसर आ जाएगा, है ना। ये आपने निकाल कर रख लिया। अब आपको ये निकालना है, तो फाइंड आपको करना है f1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1, है ना, ये आपको निकालना था। तो f1.1 की वैल्यू कितनी है? 1.21, ये यहाँ लिख लो, माइनस f1 की वैल्यू कितनी आई है? 1, ये यहाँ पर लिख लो, और 1.1 में से 1 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? तो आंसर है 0.1 आ जाएगा। और 1.21 में से 1 माइनस कर दो तो कितना बनेगा? 0.21 अपॉन 0.1, इस तरह से आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से पॉइंट हटाओ, ऊपर इधर 10 आया, यहाँ से पॉइंट हटाओ, नीचे यहाँ 100 आया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, है ना। तो इस जीरो की वजह से पॉइंट एक डिजिट बाद लग जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.1। ओके, तो ये कैलकुलेशन तो आपको आती है, बस आपको क्या करना है कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये निकाल कर रख लो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये निकाल कर रख लो, फिर इनकी वैल्यू को उठाकर यहाँ पुट कर दो, सामने आंसर आ जाएगा। तो ये तो बिल्कुल एक आसान वाला क्वेश्चन है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये आपके सामने एक फंक्शन गिवन है, एक फंक्शन है मेरे पास x² प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x² माइनस 8x प्लस 12, है ना। इस तरह से एक फंक्शन गिवन है। इस फंक्शन का डोमेन निकालना है आपको। डोमेन का क्या मतलब होता है? डोमेन का मतलब होता है कि x की वो वैल्यू जो हम यहाँ पुट कर सकते हैं वो इस फंक्शन का क्या कहलाएगा? डोमेन। ओके, तो क्या क्या वैल्यू हम पुट कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए x² डिनोमिनेटर को लेकर चला करो, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे। तो x² माइनस 8x प्लस 12, है ना, यहाँ पर इक्वल्स टू 0 लिख लो, ये एक इक्वेशन बना लो, और इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म करा लो। तो स्प्लिट मिडिल टर्म कराओगे तो क्या बनेगा यहाँ पर? माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस 12, है ना, और ये बन जाएगा कितना? x माइनस 6, और ये भी x माइनस 6, और ये बनेगा x माइनस 6 एंड x माइनस 2, है ना। तो यहाँ से x माइनस 6 इक्वल टू 0 रखोगे और x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखोगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 6, और x की क्या आएगी? वैल्यू 2। ये आपने निकाल कर रख लिया कहीं पर, है ना। अब देखो स्टार्ट करो क्वेश्चन को। x² प्लस 2x प्लस 1, अगर कहीं पर ये लिखा हो, सिर्फ ये लिखा हो, तो आप मुझे ये बताओ यहाँ पर x की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? तो आंसर है कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, एनी रियल नंबर यहाँ पर पुट किया जा सकता है ना, क्योंकि आंसर किसी भी रियल नंबर को आप पुट करोगे तो वो डिफाइंड ही रहेगा, अनडिफाइंड तो नहीं बनेगा क्वेश्चन, है ना। तो x की जो भी वैल्यू चाहो वो पुट कर दो, कोई भी रियल नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब न्यूमरेटर में कोई भी रियल नंबर रखा जा सकता है और वो डिफाइंड होगा। ओके, अब इसके बाद नीचे की बात करो। जब इसको मैंने थोड़ा सॉल्व किया तो इसको ये ब्रैकेट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? x माइनस 6 और x माइनस 2। ये वाली जो चीज़ है वो किसके इक्वल आई है? x माइनस 6 और x माइनस 2 के। अब आप ये सोचो
कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 6 रख दूँ, एग्जाम्पल के लिए x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 6 रख दूँ तो 6 माइनस 6 नीचे क्या आ जाएगा, 0, है ना। जैसे ही नीचे 0 आएगा तो किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाता है तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, अनडिफाइंड, है ना। इसी तरह से मैं यहाँ पर मान लो 2 रख दूँ, तो 2 जाकर मैं यहाँ पर रखूँगा तो 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 0। तो फिर से किसी भी नंबर के नीचे अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वो फंक्शन फिर से कैसा हो गया, अनडिफाइंड। अच्छा, अगर मैं 2 और 6 ना रखूँ, बाकी और क्या क्या रख सकता हूँ, तो आंसर आप कुछ भी रखो, प्लस का नंबर, माइनस का नंबर, कोई भी रियल नंबर यहाँ पर पुट करते रहो। ऊपर वाले में तो आपने देख ही लिया था न्यूमरेटर में कि वहाँ तो कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, नीचे वाले में भी सारे रियल नंबर पुट कर सकते हो आप। सिर्फ क्या नहीं पुट कर सकते हो, एक तो 6 नहीं पुट कर सकते हो यहाँ पर क्योंकि 6 माइनस 6 नीचे 0 बना देगा, और 2 नहीं पुट कर सकते क्योंकि 2 माइनस 2 नीचे 0 बना देगा। इससे फंक्शन कैसा हो जाएगा, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड रह जाएगा, है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी सारे रियल नंबर पुट कर सकते हो, यहाँ पर भी सारे रियल नंबर पुट कर सकते हो, है ना। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू रियल नंबर पुट की जा सकती हैं, बट किसको छोड़कर को माइनस से दिखाओ, किसको छोड़कर, तो आंसर है 2 को और 6 को छोड़कर। ये आपका क्या आ जाएगा, डोमेन। ये क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर, तो ये लिखा हुआ है रियल नंबर रखे जा सकते हैं, x की वैल्यू क्या रखी जाएंगी, रियल नंबर, किसको छोड़कर, 2 को और 6 को, क्योंकि 2 और 6 पर ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट किसको छोड़कर, 2 और 6 को छोड़कर, ठीक है ना, इस तरह से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस। ये आपके सामने एक फंक्शन है और इसका आपको क्या निकालना है, डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज दोनों निकालना आता है आपको। डोमेन वो वैल्यू होती हैं x की जो यहाँ पर पुट की जा सकती हैं, है ना। तो आप सोचो कि x की क्या क्या वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो, तो आंसर है कि मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर सकता हूँ, है ना। 1 पुट करना मुझे अलाउ है, तो 1 माइनस 1 आंसर क्या आएगा, 0, है ना। ठीक है, मैं 2 पुट कर सकता हूँ यहाँ पर, 2 माइनस 1 आंसर कितना आएगा, √1, या मैं कहूँ क्या, 1, है ना। इसी तरह से मैं 3 पुट कर सकता हूँ, तो 3 पुट करूँगा तो 3 माइनस 1 आंसर कितना आएगा, √2, है ना। तो वो 1.141 के इक्वल आएगा। तो इस तरह से चल रहा होगा ये जो कुछ भी है। तो आप देखो कि ये वैल्यू अब बढ़ती जा रही है, पहले 0 फिर 1 फिर 1 से ज़्यादा फिर और ज़्यादा, इस तरह से बढ़ती चली जाएगी, है ना। जैसे आपने f इक्वल्स टू सब कुछ करो रखो, x की वैल्यू 10 रखी है आपने, तो 10 माइनस 1, है ना, आंसर क्या आएगा, √9, तो कितना, 3। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता चला जाएगा ये वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन कहाँ तक बढ़ती चली जाएगी, तो आंसर है इन्फिनिटी तक बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पर नंबर कौन से पुट किए हैं, 1 2 3, ये मैं कहाँ तक पुट कर सकता हूँ, तो आंसर है इन्फिनिटी तक, है ना, कर सकता हूँ ना, इन्फिनिटी तक पुट कर सकता हूँ। और इसके जो आंसर हैं वो 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक चले जाएंगे, इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। तो इस बात का मतलब ये है कि इसका जो डोमेन होगा, डोमेन में हम कहाँ से नंबर रखना स्टार्ट करेंगे, 1 से। क्यों, 0 क्यों नहीं रख रहे आप, क्योंकि अगर मैं 0 रख दूंगा यहाँ पर तो 0 माइनस 1 करूँगा तो आंसर कितना आएगा, देखिए यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, तो आंसर आएगा -1 अंडर रूट में। और अंडर रूट -1 जो होता है वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जबकि इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये कैसा फंक्शन है, रियल नंबर फंक्शन, है ना। तो अगर ये रियल फंक्शन है तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर अलाउड नहीं है ना, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 1 से छोटा अगर यहाँ पर कुछ भी हम यहाँ पर पुट करेंगे तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, जैसे 0 या -1 -2 -3 कुछ भी पुट करोगे तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आने लगेंगे। और वो कैसे नंबर होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। बट ये क्वेश्चन किसका है, रियल फंक्शन वाला है, तो इसलिए इसका मतलब ये है कि हम जो स्टार्ट करेंगे रखना वो कहाँ से कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं। तो 1 से लेकर कहाँ तक कर सकते हैं, इन्फिनिटी। तो 1 से कर सकते हैं, इसका मतलब 1 भी इंक्लूड है, तो ये वाला ब्रैकेट लगाओ। और कहाँ तक कर सकते हैं, इन्फिनिटी तक, इस तरह से। तो 1 से इन्फिनिटी, ये क्या हो गया, डोमेन।
अच्छा, इस क्वेश्चन का रेंज बताइए। तो रेंज भी आप निकाल चुके हो, देखो आप ध्यान से आंसर कहाँ पर आया। तो सबसे छोटा आंसर क्या आएगा, 0। और बड़ा आंसर कहाँ तक आएगा, तो कहाँ तक जाएंगे आंसर, इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब ये है कि सबसे छोटा आंसर 0 आएगा, तो 0 इंक्लूड कर लो, तो ये वाला ब्रैकेट लगा दो। और कहाँ तक जाएंगे आंसर, इन्फिनिटी तक। तो ये 0 से इन्फिनिटी तक जाएगी रेंज, और डोमेन 1 से इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये बिल्कुल एक आसान वाला क्वेश्चन, आपको समझ आ गया होगा, है ना। इसी तरह से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। ओके, फिर से वैसा ये क्वेश्चन आया जिसमें एक ये फंक्शन आपके पास सामने गिवन है। तो देखो ध्यान से देखो, बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगा। डोमेन किसे कहते हैं, तो आंसर है डोमेन होता है वो x की वो वैल्यू जो यहाँ पर पुट की जा सकती हैं। तो क्या क्या पुट कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, तो आंसर आपके जो मन में आओ पुट करो, क्योंकि जो मन में आए से मेरा मतलब है कोई भी रियल नंबर, है ना। क्योंकि ये फंक्शन कैसा है, रियल फंक्शन, तो रियल नंबर ही पुट कर सकते हो। तो कोई भी रियल नंबर पुट करोगे सबके लिए ये फंक्शन कैसा रहेगा, डिफाइंड रहेगा, है ना। तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ रियल नंबर दिस फंक्शन इज डिफाइंड। तो हम कहेंगे कि इसका जो x की वैल्यू पुट करने की प्रोसेस है वो क्या हो सकती है। तो आंसर है कुछ भी आप जो मन में आता हो पुट करो, वैसे -1 पुट करो, है ना। तो -1 पुट करने पर आंसर कितना आएगा, तो आंसर है 2 आ जाएगा। अच्छा, 0 पुट कर सकता हूँ क्या, तो आंसर हाँ 0 भी पुट कर सकते हो। तो 0 - 1 आंसर कितना आएगा, 1 आ जाएगा, है ना। और क्या पुट कर सकता हूँ, तो आंसर है +1 पुट कर सकते हो आप, है ना। आपके जो मन में आता है वो नंबर आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, कोई भी रियल नंबर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0, है ना। ठीक है, तो और कोई नंबर पुट करके देख लो, जैसे 100 पुट करोगे, 100 पुट करने पर क्या आएगा, 100 - 1, है ना, 99, इस तरह से। तो आप एक चीज़ समझो कि जो आप पुट कर सकते हो वो होते हैं डोमेन। तो आप यहाँ पर क्या पुट कर सकते हो, तो आंसर कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। तो इसका जो डोमेन हो गया, डोमेन, तो वो प्यारे बच्चों हो गया कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर यहाँ पर पुट किया जा सकता है। जैसे -1, 0, 1, रूट वाला नंबर, है ना, कोई भी नंबर हो तो वो आप यहाँ पुट कर सकते हो। तो इसलिए इसका डोमेन मैंने इन सबको मिलाकर क्या लिख दिया कि ये सब क्या लिखे हुए हैं, रियल नंबर। ओके, इनको ध्यान से देखो। रेंज किसे कहते हैं, तो इनको पुट करने पर जो आंसर आते हैं उन्हें रेंज कहते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो रेंज में किस तरह के नंबर आ रहे हैं। तो आंसर है कि 0, है ना, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं नंबर और इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो अगर आप चाहो तो इसका आंसर ऐसे लिख सकते हो कि जो सबसे छोटा आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है और फिर इन्फिनिटी तक। या अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि ऑल नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव नंबर। ऐसे, है ना, जो आप चाहो वैसे लिख सकते हो रेंज में। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल आसान है। तो जो पुट कर सकते थे वो क्या थे, रियल नंबर, इसलिए डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर। और इनके आंसर में देखा मैंने पॉजिटिव ही आंसर आता है ना। तो इसलिए मैंने, क्योंकि 0 भी आ रहा है तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया कि नॉन नेगेटिव नंबर आएगा। 0 इज अ नॉन नेगेटिव नंबर। हम नॉन नेगेटिव नंबर की तरह ट्रीट करते हैं उसको, हम पॉजिटिव नंबर ना कहकर क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव नंबर। तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया डोमेन और रेंज। अब इसके बाद एक और आसान वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। इसमें वो कह रहा है कि ये एक फंक्शन है और उसके जो भी आपको ऑर्डर पेयर बनाने हैं वो इस तरह से बनाने कि अगर आप यहाँ x लिखेंगे तो जो उसकी इमेज होगी वो इक्वल होगी किसके, x² + 1/x² के। इस तरह से आपको बनाने हैं। तो मैं ठीक है, और जो x की वैल्यू पुट करनी है वो क्या है, रियल नंबर। तो वो कह रहा है डिटरमाइन इट्स रेंज, रेंज निकालनी है आपको, जबकि आप x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो। ठीक है, मैंने करके देखा, जैसे 1 लिखा है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर, है ना। तो इसका कुछ आंसर आ जाएगा 1/2। ओके, तो मुझे एक पेयर मिल गया कि 1 रखने पर आंसर क्या आता है, 1/2। अच्छा, फिर मैंने x की वैल्यू कुछ और सोचा, मैंने चलो -1 रख लेता हूँ, है ना। कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं ना, तो -1 रख लिया।
तो 1 प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी आंसर कितना आएगा 1/2। तो और भी नंबर पुट कर सकते हैं हम यहाँ पर। और क्या पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर, लाइक जैसे 0 पुट कर लो तो क्या आएगा 0 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 0 का स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 अपॉन 1, आंसर क्या आएगा 0। ठीक है ना। और भी देख लो, लाइक जैसे 2 पुट कर लो तो 2 पुट करने पर क्या नंबर बनेगा, 2 करने पर बनेगा 2 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब 4 और 1 प्लस 4/5, इस तरह के नंबर बन रहे हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है रेंज, तो डोमेन हमें पहले से दे रखा था। डोमेन क्या होता है, वो नंबर जो पुट कर सकते हैं, तो वो तो क्वेश्चन में बता रखा था कि ये रियल नंबर है ना। तो डोमेन तो रियल नंबर दे रखा था, हमें निकालना था रेंज। रेंज क्या होते हैं, जो इनको पुट करने पर आंसर आ रहे हैं। तो उनको पुट करने पर जो भी आपके आंसर आ रहे हैं, उन आंसर्स को आप ध्यान से देखिए कि ऊपर लिखा हुआ है x² और नीचे लिखा है x² + 1। इस बात का मतलब ये हो गया कि जो न्यूमरेटर होगा, उस न्यूमरेटर से जो उसका डिनोमिनेटर है वो हमेशा एक ज़्यादा होगा। हाँ या ना, हमेशा ऐसा ही होगा, है ना। तो देखो जैसे मान लो ऊपर 1 है तो इसका डिनोमिनेटर क्या आएगा, एक ज़्यादा 2, है ना। जैसे मान लो ऊपर 0 है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एक ज़्यादा यानी 1। यहाँ पर जैसे 4 लिखा है तो डिनोमिनेटर में एक बड़ा नंबर आएगा। तो कुछ भी आप पुट करो एक बड़ा नंबर बन रहा है, एक नंबर बड़ा रहता है डिनोमिनेटर में। और अगर नीचे वाला नंबर ग्रेटर है ऊपर वाले नंबर से, अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर है किससे, न्यूमरेटर से, तो हम ये कहेंगे कि इनके आंसर ऐसे आते होंगे 0 पॉइंट समथिंग। हाँ या ना, आते होंगे ना। 5 से डिवाइड करोगे तो 0.8 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 0.5 आएगा, है ना। तो 0 पॉइंट समथिंग आते होंगे। और बाकी और जो एक आंसर 0 भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो रेंज है ना, उसमें हम ये कहेंगे कि देखो एक तो आंसर सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, है ना। कैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा कोई भी पॉजिटिव आंसर आ रहा होगा, एनी पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर आ रहा होगा सच दैट जो x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही होंगी। तो आंसर है कि सबसे छोटा नंबर तो 0 ही आ सकता है, बाकी तो 0 पॉइंट समथिंग आ रहे होंगे। 0 पॉइंट समथिंग तो 0 से बड़े ही रहे होंगे, तो सबसे छोटा नंबर 0 आएगा, बाकी 0.1 2 3 है ना, 0.5 0.9 कुछ भी आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि सबसे छोटा नंबर 0 होगा। तो x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी किससे, 0 से। तो यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगा दो, है ना। या अगर आप इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, 0 से ऐसे होगी, है ना। और छोटी किससे होगी, 1 से छोटी होगी, है ना। लेस होगी किससे, 1 से। इस बात का मतलब समझते हो, इस बात का क्या मतलब है, 0 तो एक आ गया आंसर और बाकी के आंसर 0 पॉइंट समथिंग आ रहे होंगे, तो यानी 0 से बड़े आ रहे होंगे। लेकिन कितने बड़े आ रहे होंगे, तो आंसर 0 पॉइंट समथिंग ही आ रहे होंगे सारे आंसर, कभी 1 नहीं आएगा। क्या ऊपर वाला नंबर हमेशा छोटा होगा नीचे वाले से, तो कभी किसका आंसर कभी 1 आ सकता है, नहीं। तो आंसर कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहे होंगे, तो आंसर सबसे पहला आंसर आएगा जैसे 0 आ गया, उसके बाद आ गया 0.1 0.2, इस तरह से चलता जाएगा। लेकिन आंसर कभी भी 1 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि नीचे बड़ा नंबर है और ऊपर छोटा नंबर है। तो इसका मतलब आंसर किसके बीच में लाई करते रहेंगे, तो 0 से लेकर 1, 0 से 0 आंसर आ सकता है और 0 से बड़े आंसर आएंगे। लेकिन किससे छोटे रहे होंगे वो आंसर, 1 से छोटे रहे होंगे। तो इसको कैसे लिखोगे, एनी पॉजिटिव नंबर सच दैट जो x है वो या तो इक्वल होगा 0 के या उससे बड़ा आ रहा होगा, है ना, जैसे कि 0.1 और ये सब कुछ, बट लेस रहा होगा किससे, 1 से, 1 के इक्वल नहीं होगा। इस तरह से इसकी रेंज आप निकाल सकते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हमारे पास दो फंक्शन हैं, f फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर का, और g फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर का। ओके, fx और gx इस तरह से डिफाइन किए जाते हैं। तो ये आपको प्लस माइनस डिवाइड ये सब करके देने, तो ये आपको आता है पहले से। देखिए f एक फंक्शन है कहाँ से कहाँ तक, रियल नंबर से रियल नंबर का। इस बात का मीनिंग क्या होता है
इस बात का मीनिंग ये है कि जो एफ एक्स है ना, वो किसके इक्वल है, x प्लस 1 के, और उसमें x की जो वैल्यू पुट की जाएंगी वो क्या होंगी, रियल नंबर, और उसके जो आंसर आएंगे निकल कर इधर वो भी क्या होनी चाहिए, रियल नंबर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा इसका मीनिंग होता है। अच्छा ठीक है, ओके नाउ फिर से जी भी रियल नंबर से रियल नंबर का एक फंक्शन है, और g को उसने कहा है कि डिफाइन किया जाएगा इस तरह से, gx किसके इक्वल है, 2x माइनस 3 के। इस बात का मतलब ये है कि g एक ऐसा फंक्शन है जिसका जो डोमेन है, ये यहाँ पर पहला जो दिया होता है वो क्या होता है, डोमेन। तो डोमेन में क्या है, सारे रियल नंबर, यानी कि x की जो वैल्यू पुट की जाएंगी वो रियल नंबर होंगी, और उसका जो रेंज है, जो आंसर आएंगे वो भी कैसे होंगे, रियल नंबर, है ना। तो ये डोमेन को दिखाता है और ये रेंज को दिखाता है। ठीक है, तो इंडिविजुअली ये दोनों फंक्शन इस तरह से हैं। अब इनको अगर हम ऐड कराएं तब क्या होगा, तो f और g को अगर हम ऐड कराएं तो एडिशन का तरीका याद है आपको, क्या होता है, f प्लस g, है ना। इसको अगर हम कराएं, जैसे f x होता है, g x होता है, ऐसे f प्लस g x होगा। ये आपको याद है किसके इक्वल होता था, हाँ ये इक्वल होता है f x प्लस जी एक्स के, है ना। ये क्वांटिटी किसके इक्वल होती है, तो आंसर है एफ एक्स प्लस जी एक्स के। तो एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स प्लस 1 के, और जी एक्स किसके इक्वल है, 2x माइनस 3 के। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आंसर आएगा, 2x और x मिलकर कितना आ जाएगा, 3x, और 1 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा, -2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा f प्लस जी का, है ना। ये बिल्कुल आसान हो गया ये। अच्छा, इसी तरह से आप मुझे ये बताइए कि अगर ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है, तो f माइनस जी एक्स किसके इक्वल होता होगा, तो आंसर है ये इक्वल होता है एफ एक्स, क्या आएगा एफ एक्स, फिर माइनस, फिर क्या आएगा जी एक्स, ऐसे, है ना, बिल्कुल आसान है। पहले एफ एक्स आएगा, फिर प्लस, फिर क्या आएगा जी एक्स, ऐसे इसमें एफ एक्स, फिर इसका माइनस, फिर जी एक्स। तो वैल्यू पुट कर दो, एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 लिख लो, माइनस जी एक्स कितना है 2x माइनस 3, है ना। तो x प्लस 1 तो ऐसे ही ठीक है, इस माइनस की वजह से इसके साइन ओपन कर दो, तो माइनस का 2x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3, है ना। तो कितना आंसर बचेगा, तो x और माइनस 2x मिलकर कितना आ जाएगा, ये बनेगा माइनस का x, और 1 और 3 मिलकर कितना, प्लस का 4। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है ना। और इसी तरह से आप देखो कि अगर एफ एक्स एक्स प्लस 1 है, जी एक्स 2x प्लस 3 है, तो एफ बाई जी एक्स क्या होता होगा, तो ये आप पढ़ चुके हो कि एफ बाई जी एक्स किसके इक्वल होता है, तो आंसर है एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ऐसे। तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स प्लस 1, और जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है 2x माइनस 3 के, है ना, 2x माइनस 3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, इसमें तो कुछ सॉल्यूशन करना नहीं है ना, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। तो ये आपका एडिशन वाला रूल हो गया, ये डिवाइड वाला रूल हो गया, ये सब्ट्रैक्ट वाला रूल हो गया। तो ये बिल्कुल आसान है, बस वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर सामने आते जाएंगे, है ना। तो ये आपने अलजेब्रा पढ़ा था ना, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। तो अलजेब्रा ऑफ फंक्शन वाले टॉपिक में ये आप देख चुके हो कि प्लस कैसे निकालते हैं, ऐसे, माइनस ऐसे निकालते हैं, डिवाइड ऐसे निकालते हैं, है ना। इसी तरह से मल्टीप्लाई भी निकाल लेते हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स करके। तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन दे दिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। लेट f इज इक्वल टू दिस। ये एक फंक्शन गिवन है जिसमें ये ऑर्डर पेयर गिवन है। इस ऑर्डर पेयर का मतलब ये हो गया, क्या मतलब हो गया इस ऑर्डर पेयर का, ओके, इस ऑर्डर पेयर का मीनिंग ये हो गया कि x की वैल्यू ये पुट की गई होंगी और ये आंसर आए होंगे। इसी तरह से x की वैल्यू 2 पुट की गई होगी तो आंसर 3 आया होगा, x की वैल्यू 0 पुट की गई होगी तो आंसर -1 आया होगा, -1 पुट की गई होगी तो 3 आया होगा।
इसकी ये इमेज रही होगी, इसकी ये इमेज, इसकी ये इमेज, इसकी ये इमेज, इस तरह से चल रहा है ना। तो वो कह रहा है इस फंक्शन को डिफाइंड किया गया इस तरह से, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो हम कर लेते हैं। जैसे कि x की वैल्यू 1 पुट किया जाए, क्या पुट की जाए 1, तो क्या आंसर आएगा, तो a इंटू 1 प्लस बी, है ना, a प्लस बी। एक्स की वैल्यू 1 पुट करने पर आंसर क्या आ रहा है, a प्लस बी। बट ये तो हमें पहले से पता है कि x की वैल्यू 1 पुट करें तो आंसर किसके इक्वल होगा, 1 के। तो यानी कि ये आंसर किसके इक्वल है, 1 के। f1 किसके इक्वल है, 1 के। इस तरह से फिर से देखिए, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, ए एक्स प्लस बी, है ना। अब देखो x की वैल्यू 2 पुट करो, यहाँ पर 2 पुट करोगे तो x की वैल्यू 2 प्लस बी, तो इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, 2a प्लस बी। तो 2 पुट करने पर 2a प्लस बी आंसर आया। बट ये तो क्वेश्चन में पहले से बताया हुआ था कि 2 पुट करने पर क्या आंसर आएगा, 3। तो इसका मतलब ये चीज़ किसके इक्वल रही होगी, 3 की। तो f2 की इमेज क्या है, 3। तो मैंने f2 की जगह 3 लिख दिया। तो इस तरह से ये बन गई एक इक्वेशन, ये बन गई एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन आ गई आपके सामने बोर्ड पर। इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लो, ये तो आपको आता ही है। तो वहाँ से a और b की वैल्यू निकल जाएगी। तो एक तो 2a प्लस बी इक्वल है 3 के, और दूसरा a प्लस बी इक्वल है 1 के, है ना। तो इसको सब्ट्रैक्ट करा लो, सब्ट्रैक्ट b कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a में से a गया a, 3 में से 1 गया 2, तो ये a का आंसर आ गया। ये a की वैल्यू उठाकर किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो मैंने फ्रॉम फर्स्ट ले लिया, 1 किसके इक्वल चल रहा था, a प्लस बी के, 1 ऐसे, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, इस तरह से, है ना। तो ये a की वैल्यू आ जाएगी और ये b की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से करना है। तो ये ब्रैकेट का मतलब आपको समझ में आ गया, इसको पुट करें तो ये आंसर आएगा। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर यूज कर लिया कि x की वैल्यू 1 पुट करने पर आंसर किसके इक्वल आएगा, 1 के, 2 पुट करने पर 3 के। इनको चाहो आप इन ब्रैकेट को किसी को भी यूज कर सकते हो आप इसमें। मैंने तो इन दोनों ब्रैकेट को यूज करके निकाल दिया। अगर किसी का मन करता है तो इन दोनों को यूज कर सकता है, इन दोनों को यूज कर सकता है। मतलब x की वैल्यू 0 पुट करके आंसर -1 के इक्वल रख सकता है, -1 पुट करके आंसर 3 के इक्वल रख सकता है ना। तो वो किया जा सकता है। तो आप किसी भी ब्रैकेट को लेकर कर लो तो ये आंसर आएंगे। आंसर हमेशा वही आएंगे, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -1। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, लेट r बी आर रिलेशन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। n से n के लिए एक रिलेशन हमें गिवन है इस तरह से, सच दैट जो ऑर्डर पेयर है उनमें a और b दोनों एलिमेंट हैं नेचुरल नंबर का। और जो ऑर्डर पेयर बनाए गए हैं वो इस तरह से बनाए गए हैं कि जो a है वो किसके इक्वल लिखा जाता है, b के स्क्वायर के। a किसके इक्वल लिखा जाएगा, b के स्क्वायर के, ठीक है। तो वो पूछ रहा है क्या इनमें से कौन कौन से ट्रू हैं या नहीं है, ये बताना है आपको। जैसे फर्स्ट पार्ट, तो पहले तो मैं एक रिलेशन लिख लेता हूँ जो मुझे गिवन है कि जो भी मुझे ऑर्डर पेयर बनाने हैं उनमें a और b दोनों एलिमेंट लेने हैं नेचुरल नंबर का। और जो भी मैं a लिखूंगा तो वो ऑलवेज किसके इक्वल लिखूंगा, b के स्क्वायर के, इस तरह से। तो पहले तो इसको रोस्टर फॉर्म में बना लेते हैं, फिर डिसाइड कर लेंगे सारी चीज़ें, है ना। तो देखो एग्जाम्पल के लिए जैसे a लिखना है आपको, तो a लिखने के लिए पहले b लिखना पड़ेगा, b का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर यानी कि अगर सपोज करो मैंने b लिया 1, तो b का स्क्वायर, a किसके इक्वल है, b के स्क्वायर के, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1, ये बनेगा, ठीक है ना। दूसरा ऑर्डर पेयर अभी समझ आ जाएगा। जैसे b है, b आपने लिया 2, तो a क्या लिखा जाएगा, b के इसके स्क्वायर के इक्वल, यानी कि यहाँ क्या लिखा जाएगा, 4, ऐसे, ठीक है। और समझो, जैसे मान लो b लिया आपने 3, पहले b डिसाइड कर लो 3, a किसके इक्वल होगा, उसके स्क्वायर के इक्वल, b के स्क्वायर के इक्वल, यानी कि यहाँ क्या आएगा, 9, ऐसे। और डिसाइड कर लो, जैसे मान लो b आपने लिया 4, तो a क्या होगा, तो आंसर है a इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी 16 के इक्वल। इस तरह से चल रहा होगा, है ना, एंड सो ऑन तक चल रहा होगा। अच्छा, अब आप 1 बाय 1 देखो कि क्या इसमें आंसर दिए हुए हैं। कह रहा है a क्या एलिमेंट है r का, फॉर ऑल a इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। तो वो कह रहा है जैसे यहाँ पर जो एलिमेंट है वही एलिमेंट यहाँ पर भी आ रहा है क्या,
तो आंसर है सभी ये सारे के सारे एलिमेंट इस तरह के आ रहे हैं क्या यहाँ पर, जैसे 1 1 2 2 3 3, क्या ये सब आ रहे हैं फॉर ऑल एज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर? तो आंसर है नो, ये फॉल्स है। क्यों? देखो 1 1 तो आ रहा है, उसने कहा फॉर ऑल एज एलिमेंट फॉर नेचुरल नंबर, तो आंसर है नहीं। 1 1 तो आ रहा है, क्या यहाँ पर 2 2 आ रहा है? नहीं, 2 2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आपका जो भी रिलेशन गिवन है उसका, है ना। इसी तरह से 3 3, है ना, ये भी एलिमेंट नहीं है किसका? इसका। क्यों? क्योंकि 2 इक्वल नहीं हो सकता किसके? 2 के स्क्वायर के, है ना। वाई? 3 इक्वल नहीं हो सकता किसके? 3 के स्क्वायर के। इसलिए ये वाले एलिमेंट इस रिलेशन में नहीं आ रहे होंगे, इसलिए ये कंडीशन कैसी है? फॉल्स। तो समझ आ गया? वो ये कह रहा था कि जो ये इस तरह की कोई भी ऑर्डर पेयर है उसमें ये नंबर सेम वाले सारे ब्रैकेट आ रहे होंगे क्या, है ना, इस रिलेशन में? तो आंसर है नहीं, सिर्फ एक ही आ रहा है 1 1 वाला, बाकी 2 2 3 3 4 4 सारे ऑल नेचुरल नंबर के लिए तो नहीं आ रहे हैं, है ना। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि जो पहला वाला नंबर है वो दूसरे के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। अब पहला वाला नंबर अगर हम यहाँ पर जैसे 2 ले लिया तो पहला वाला नंबर इसके स्क्वायर के इक्वल तो हो नहीं सकता। अगर यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, तो ये तो इक्वल है नहीं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये वाले 2 2 3 3 4 4 5 5 इस तरह के ब्रैकेट नहीं आ रहे होंगे। इसी तरह से सेकंड वाला पार्ट देख लो, वो कह रहा है क्या ए भी एलिमेंट है आर का? तो क्या बी ए भी एलिमेंट है आर का? तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये भी कंडीशन कैसी है? फॉल्स। क्यों? क्योंकि मान लो 4 2 एलिमेंट है इस रिलेशन का, बट क्या 2 4 एलिमेंट है इस रिलेशन का? अगर ए बी है तो क्या बी ए है? तो आंसर है नहीं, 2 4 तो इसमें आ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि 2 इक्वल नहीं हो सकता, बिकॉज 2 इक्वल नहीं हो सकता किसके? 4 के स्क्वायर के, क्योंकि पहला वाला नंबर दूसरे वाले के स्क्वायर के इक्वल ही तो होना चाहिए। जैसे यहाँ वाला नंबर इसके स्क्वायर के इक्वल है, तो क्या 2 4 के स्क्वायर के इक्वल हो सकता है? नहीं। तो इसका मतलब ये इस रिलेशन में नहीं आ रहा होगा। तो इसलिए हमने लिख दिया कि ए बी तो है बट बी ए इसका एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये कंडीशन कैसी है? फॉल्स। ये भी बिल्कुल आसान है। इस तरह से थर्ड वाला देख लो। थर्ड वाला क्या है कि अगर ए बी एलिमेंट है आर का, रियल नंबर का, और बी सी एलिमेंट है और ये भी रियल नंबर का एलिमेंट है, तो वो ये पूछ रहा है क्या ए सी भी एलिमेंट हो सकता है रियल नंबर का? तो देखो इसको ऐसा समझो, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिखा 4 2, है ना, क्या लिख लिया? 4 2 और 16 4 ऐसे ले लिया। देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, है ना, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, है ना। तो क्या 16 2 का स्क्वायर के इक्वल होता है? तो आंसर है नहीं होता है। तो इसी तरह से हम क्या लिखेंगे कि देखो ये ए बी है, 16 4 एलिमेंट होगा इस रिलेशन का, है ना, और 4 2 होगा एलिमेंट, बट 16 और 2 नहीं होगा, नॉट एलिमेंट ऑफ दिस रिलेशन। देयरफॉर ये कंडीशन कैसी है? फॉल्स। अब इसको फिर से समझो, ये ए है, ए बी एलिमेंट है इसका, है ना, बी सी है ना, 4 का स्क्वायर 16 है, 2 का स्क्वायर 4 है, बट क्या ए और सी है? तो यानी कि 16 और 2 का पेयर यहाँ हो सकता है? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि 16 इक्वल नहीं होता है किसके? 2 के स्क्वायर के, जबकि पहला वाला नंबर क्या होना चाहिए? दूसरे वाले के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो 16 तो 2 के स्क्वायर है नहीं, 2 के स्क्वायर के इक्वल है नहीं, तो इसलिए ये कंडीशन भी कैसी है? फॉल्स। तो इन तीनों के आंसर क्या आएंगे? फॉल्स आ जाएंगे। तो समझ आ गया कैसे करना है? ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें 2 सेट गिवन है हमें, ए और बी सेट। इन दोनों सेट के साथ साथ हमें एक फंक्शन भी, एक रिलेशन गिवन है। अभी तो मैं ये कहूँगा क्या गिवन है? एक रिलेशन गिवन है। तो ये इन दोनों का रिलेशन में से ये बताना है कि फर्स्ट पार्ट में कि इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है, क्या ये रिलेशन है या नहीं है, क्या ये फंक्शन है या नहीं है, ये अभी बताना है मुझे।
अभी मुझे पता नहीं है कि ये रिलेशन है या नहीं। इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ एलिमेंट यहाँ पर अभी लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, क्या ये एक रिलेशन है। तो रिलेशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, रिलेशन के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए कि अगर ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएं और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर ये सबसेट है तो इसका मतलब ये क्या है, एक रिलेशन ए से बी का। ठीक है, अब आप देखो कि अगर हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कराते तो क्या ये सारे एलिमेंट आते, तो चेक कर लेते हैं। जैसे 1 से 1 का कराते, जैसे मान लो 1 से 5 का कराया होगा तो 1 5 आ रहा होगा। ठीक है, ओके, ये बात सही है। और 2 का 9 से कराया गया होगा तो 2 9 कहीं ना कहीं आ रहा होगा। 3 का 1 से कराया गया होगा, हाँ 3 1 आ रहा होगा। 4 का 1 से क्रॉस कराया गया होगा, नहीं 4 का 5 से कराया गया होगा तो 4 5 आ रहा होगा। 2 का 11 से कराया गया होगा तो 2 और 11 आ रहा होगा। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं नहीं लिख रहा हूँ, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये सारे एलिमेंट आ रहे होंगे। इसका मतलब ये जो गिवन है ना, ये गिवन क्वांटिटी इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है, सबसेट। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये क्या गिवन है, एक रिलेशन। रिलेशन याद है ना आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ एलिमेंट यानी कि कोई सबसेट लिख दिया जाए तो वो सबसेट क्या कहलाता है, रिलेशन। तो मैंने देखा कि इनके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट आ रहे होंगे उनमें से कुछ एलिमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो ये क्या है, उसका एक सबसेट। इसलिए हम क्या कहेंगे, यस इट इज अ रिलेशन। यस एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, because f is a subset, f क्या है, सबसेट ऑफ, किसका सबसेट है, a क्रॉस b का। अगर a क्रॉस b निकाला जाए तो उसका ये क्या आएगा, सबसेट, इसलिए क्या कहलाएगा, रिलेशन। ठीक है, सेकंड वाला देखिए। सेकंड वाला पूछ रहा है इफ क्या f फंक्शन है a से b का। अब रिलेशन की तो डेफिनेशन आपने पढ़ ली हुई है कि सबसेट होगा तो रिलेशन कहेंगे, फंक्शन कब कहेंगे। तो आंसर है जो भी रिलेशन आपको गिवन है उस रिलेशन में जो पहले वाले एलिमेंट हैं अगर उनकी एक यूनिक इमेज है तो वो रिलेशन क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है ना। तो आप देखो क्या जितने भी एलिमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं उन सब की यूनिक इमेज है। तो मैंने देखा 1 का 5 से है, 1 का कहीं और है क्या, नहीं है। 2 का 9 से है, बट मैंने देखा 2 का 11 से भी है। तो यहाँ पर 2 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी 2 इमेज हैं, एक यूनिक वन एंड ओनली वन इमेज नहीं है। तो क्योंकि 2 की 2 इमेज हैं इसलिए ये एक फंक्शन नहीं है। नो, एफ इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो ये फंक्शन नहीं है बट ये रिलेशन है। तो आप याद रखिए जितने भी फंक्शन होते हैं वो रिलेशन होते हैं, बट जितने भी रिलेशन होते हैं वो सब फंक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है। बिल्कुल क्लियर याद रखोगे, जितने भी फंक्शन है वो सब रिलेशन होते हैं, बट जितने भी रिलेशन है वो सब फंक्शन हो ऐसा नेसेसरी नहीं है। ये फंक्शन क्यों नहीं है, बिकॉज क्या लिखोगे, एलिमेंट 2 हैज 2 इमेजेस, है ना। एलिमेंट 2 हैज 2 इमेजेस, देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। इस तरह से आप लिख कर आ जाओगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। लेट एफ बी अ सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। ठीक है, आपके पास कोई एक सेट रहा होगा जेड, उसका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कराते हैं तो ये इसका सबसेट है। एफ क्या है, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। इसका मतलब ये क्या है, एक रिलेशन। क्या ये एक फंक्शन है, ये पूछ रहा है वो। तो चलो देख लेते हैं है या नहीं। सबसे पहले तो इस रिलेशन को लिख लो। ये जो रिलेशन है इसमें जो ऑर्डर पेयर होंगे सच दैट पहले ए बी लिखा जाएगा, फिर बाद में ए प्लस बी लिखा जाएगा। दूसरा एलिमेंट ए प्लस बी के इक्वल होगा, और दोनों ही जो ए और बी आप लिखोगे वो दोनों ही इंटीजर होंगे। तो चलो इसकी कुछ रोस्टर फॉर्म लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया 1 1, है ना, 1 into 1, है ना। तो 1 into 1 कराओगे तो आंसर कितना आएगा, 1। तो चलो मैं साइड में करके दिखाता जाऊंगा। पहले आपको लिखूंगा ए बी और फिर लिखा करूंगा ए प्लस बी।
तो ए और बी दोनों, ए की वैल्यू भी 1 ले ली, बी की वैल्यू भी 1 ले ली, तो आंसर कितना आएगा 1। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, तो आंसर कितना आएगा 2। तो एक नंबर बना 1 2, है ना, एक पेयर बन गया। ऐसे मान लो ए की वैल्यू मैंने ले ली 1, बी की वैल्यू ले ली 2, तो इसका आंसर आएगा 2, और ए प्लस बी की जगह क्या लिखा जाएगा 1 + 2, तो इसका आंसर कितना आएगा 3। तो इस तरह से 2 3, तो इस तरह से वहाँ पर जो है पेयर बनते चले जाएंगे। आप कितने भी पेयर बना सकते हो, है ना। जैसे मान लो ले लो 5 2, तो 5 × 2 कराओगे तो 10 आएगा, है ना, और यहाँ पर 5 + 2 कराओगे तो कितना आएगा 7 आएगा। तो इस तरह से बनते चले जाएंगे। जो भी आप बनाना चाहते हो वो यहाँ पर कुछ बनाकर देख लो, है ना। ये तो अब वो पूछ रहा है क्या ये एक फंक्शन है, तो आप देख लीजिए कि एक फंक्शन है या नहीं। जैसे मान लो यहाँ पर 1 लूँ मैं, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से कर, जैसे 1 की एक यूनिक इमेज सब जगह होगी या नहीं होगी, 2 की एक यूनिक इमेज होगी या नहीं होगी, 10 की एक यूनिक इमेज होगी या नहीं होगी, ये आपको चेक करना है। तो आप देखो 5 और 2 का आंसर 10 आता है, तो अगर मैं यहाँ पर 10 और 1 ले लेता तो 10 और 1 लेता तो उसका आंसर 10 आता, और 10 + 1 इसका आंसर क्या आता 11 आता। तो यहाँ पर आप देखो जैसे 10 की 2 इमेज बनेंगी, 10 और 11, है ना, ये आगे चल रहा होगा डॉट डॉट डॉट। इसी तरह और भी देख सकते हो आप, जैसे मान लो मैंने 2 3 बनाया है ना, और 10 7 बनाया। और भी नंबर दिखा सकता हूँ, जैसे मान लो 5 × 2 कराओगे आप, तो ये तो चलो करा चुके आप। और कुछ ले लो, जैसे 4 × 3 कराया आपने, तो 4 × 3 कराओगे तो कितना आएगा 12, है ना, और 4 + 3 कराओगे तो कितना आएगा 7, ठीक है ना। अब इसी तरह से आप 6 × 2 कराओगे तो आंसर कितना आएगा 12, और 6 + 2 कराओगे तो कितना आंसर आएगा 8। तो यहाँ से पेयर क्या बन रहा होगा 12 और 7, है ना, 12 और 7, और यहाँ पर पेयर क्या बन रहा होगा 12 और 8 बन रहा होगा। तो इस तरह से भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी एलिमेंट हैं वो यूनिक इमेज नहीं रख रहे हैं, तो इसलिए ये एक फंक्शन नहीं है। नो, दिस इज नॉट अ फंक्शन। नो गिवन रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन because every element in Z not have a unique image. Z से Z का है ना, तो इस वाले Z में जो जितने भी एलिमेंट हैं वो यूनिक इमेज नहीं रख रहे हैं। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि वो सब के सब रख रहे हो। तो आप चाहो तो कुछ एक एलिमेंट यहाँ पर शो करके भी दिखा सकते हो, जैसे 10 और 7 और 10 और 11, है ना, ये आंसर आ रहे हैं। तो 10 जो है वो यूनिक इमेज नहीं रख रहा है, तो आप चाहो तो सिर्फ 10 का भी एक एग्जाम्पल देकर समझा सकते हो। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 11 कर दो। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है 12। लेट ए इज इक्वल्स टू दिस। आपके पास एक सेट गिवन है 9 10 11 12 13, ओके। और एक फंक्शन है जो सेट ए से नेचुरल नंबर का फंक्शन है। फाइंड द, और जो ए फंक्शन है वो डिफाइन किया जाता है किससे, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, ठीक है ना, जो भी सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर होगा n का। मतलब आप यहाँ पर जो n रखोगे वो n किसके एलिमेंट होंगे, इसके। तो जैसे मान लो आपने रखा 9, अब 9 का जो सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर होगा वो कौन सा होगा, तो 9 के फैक्टर आपने कराए, तो 9 के फैक्टर क्या आएंगे इस तरह से, है ना। तो 3 3 ये आए, तो इनमें जो बड़ा नंबर है वो कौन है 3 है। जैसे 3 × 3 × 1 भी लिख सकते हो आप। तो बड़ा नंबर क्या है 3। तो 9 का जो सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर होगा वो कौन होगा 3। इसी तरह से मान लो आपको 10 का देखना है, तो 10 में देख लीजिए 10 के फैक्टर कराइए, तो 2 5 5 1। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है प्राइम फैक्टर में 5, तो इसका आंसर 5 लिख दिया जाएगा। और ले लो, और क्या है 11,
11 का बताओ सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर क्या आएगा। तो 11 का प्राइम फैक्टर 11 से 1, तो 11 और 1 में कौन बड़ा है 11, तो इसका आंसर 11 ही आएगा। अच्छा 12 का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होगा प्राइम फैक्टर, तो आंसर है कि 12 से डिवाइड करा कर देख लो, यहाँ पर 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, तो इनमें भी सबसे बड़ा नंबर कौन सा मिला 3, यहाँ लिख लो। और 13 का भी प्राइम फैक्टर कराओगे तो क्या आएगा 13 लिखोगे यहाँ पर, है ना, फिर 1, तो 13 इंटू 1 में 13 बड़ा है, तो क्या आ जाएगा 13, है ना। तो अगर मैं इस फंक्शन को बनाऊं तो उसमें आप देखोगे कि 9 रखने पर 3 इमेज आती है, 10 रखने पर 5 इमेज बनेगी, 11 रखने पर 11 बनेगी, है ना, इस तरह से। और इसके बाद 12 रखने पर 3 और 13 रखने पर 13, इस तरह से आया। तो ये जो पहले वाले नंबर हैं ये तो हैं डोमेन जो हमने पुट किया, और ये बाद वाले नंबर जो हैं जो इनके आंसर में आए हैं ये क्या होंगे इसकी रेंज। तो रेंज में क्या क्या आएगा 3 आएगा, 5 आएगा, 11 आएगा, 3 आ चुका और 13 आएगा, 3, 5, 11, 13, ये इस क्वेश्चन में इसकी क्या होगी रेंज। तो क्या करना था सेट ए में से आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी थी, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखना था, तो यहाँ पर लिखना था इस वाले नंबर का प्राइम फैक्टर जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा। ऐसे 10 का सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर कौन सा होगा, नंबर कौन सा होगा 5, 11 का 11, 12 में सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर कौन सा होता है 3, तो 3 लिखोगे। ऐसे 13 का 13। तो जो पहले नंबर हमने पुट किए थे वो तो डोमेन थे, और जो इनके आंसर आ रहे थे वो क्या थे इसकी रेंज। तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था रेंज, तो ये आपका रेंज का आंसर आ जाएगा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज मिसलेनियस ऑन चैप्टर 2। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। और इसके बाद क्योंकि आपको सेट्स के बारे में पता चल चुका है, सब कुछ रिलेशन फंक्शन के बारे में पता चल चुका है, तो आप इन दोनों चैप्टर को अगर अच्छे से तैयार कर लेते हो तो क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्लास 11th में वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए।